नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? वह शब्द जो बताता है कि प्रजनन दर में गिरावट के बाद जनसंख्या में वृद्धि जारी रहेगी, उसे क्या कहा जाता है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए वो क्या है? जनसांख्यिकीय गति, या फिर डेमोग्राफिकल जो मोमेंटम होता है वो, या जनसांख्यिकीय संक्रमण डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो होता है, इसके बाद प्राकृतिक वृद्धि दर या फिर रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और दूसरा क्या है? प्रजनन दर में गिरावट या फिर रेट ऑफ फर्टिलिटी डिक्लाइन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा इसमें? तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो क्या है? जनसांख्यिकीय गति या फिर डेमोग्राफिकल मोमेंटम। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसका मेन जो आपका जनसांख्यिकीय गति है वो क्या है। तो जनसांख्यिकीय गति क्या बताती है? प्रजनन दर में गिरावट के बावजूद जनसंख्या क्यों बढ़ेगी, ये बताती है। और ये इसके साथ साथ क्या बताती है? केवल यही नहीं बताती है कि जनसंख्या वृद्धि को निर्धारित करने वाली प्रति महिला बच्चों की संख्या है, बल्कि प्रजनन आयु की महिलाओं की संख्या भी निर्धारित करती है। यानी ये सिर्फ यही नहीं बताएगी कि केवल जनसंख्या वृद्धि को निर्धारित करने वाली जो प्रति महिला बच्चों की संख्या है वो कितनी है, बल्कि ये भी बता रही है जनसांख्यिकीय गति की प्रजनन आयु की महिलाओं की संख्या कितनी है। यानी टोटल जो आपकी क्या है, प्रजनन क्षमता वाली जो महिलाएं हैं वो अभी कितनी अवेलेबल है, तो उनके बारे में भी ये बताती है। इसे नए संतुलन स्तर पर जनसंख्या के आकार के प्रारंभिक जनसंख्या के आकार के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी क्या है? नए संतुलन स्तर पर जनसंख्या का आकार, और इसके साथ साथ प्रारंभिक जनसंख्या के आकार के आधार पर इसको क्या करते हैं, हम आपस में डिवाइड करते हैं या फिर इसको निकालते हैं। यानी इसको हम कैसे देखेंगे? रेशो ऑफ size of the population at Neve equilibrium level to the size of the initial population। तो इसके बेसिस पर हम क्या निकाल सकते हैं? जनसंख्या की गति निकाल सकते हैं। और इसके साथ नेक्स्ट जो आता है आपका वो क्या है? पॉपुलेशन प्रोजेक्शन या फिर जनसंख्या प्रक्षेपण। जनसंख्या प्रक्षेपण या फिर पॉपुलेशन प्रोजेक्शन क्या होता है कि हम फ्यूचर का अनुमान लगाते हैं कि कितनी जनसंख्या बढ़ सकती है। जैसे अगर हम बात करें कि अभी हमारा अभी तक सेंसस नहीं आया है, सेंसस का डाटा अभी तक नहीं अवेलेबल हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, अभी हमें जब क्या करना होता है, कोई भी काम करना होता है या हमें प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन के हिसाब से बताना होता है कि एट प्रेजेंट टाइम में इतनी पॉपुलेशन है, यानी लगभग के हिसाब से हमें जब बताना है कि फ्यूचर में इतनी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? अपना जनसंख्या प्रक्षेपण का यूज़ करते हैं या पॉपुलेशन प्रोजेक्शन का यूज़ करते हैं। ज्योग्राफी के बच्चे हैं आप लोग और अच्छे से इसको समझते होंगे। जनसंख्या क्या है? भविष्य की जनसंख्या का अनुमान या भविष्यवाणी क्या कहलाता है? जनसंख्या प्रक्षेपण कहलाता है। जनसंख्या की गति जनसंख्या वृद्धि या गिरावट को संदर्भित करती है। यानी तो जनसंख्या की गति या फिर जो आपका पॉपुलेशन मोमेंटम है उसमें क्या होता है? जनसंख्या की वृद्धि या गिरावट को संदर्भित करती है, जो प्रजनन दर गिरने या बढ़ने के बावजूद भी जारी रहती है। यानी क्या है कि जो आपका फर्टिलिटी रेट है वो या गिरता है या फिर वो क्या है, या तो गिरता है या तो बढ़ता है या फिर गिरता है। उसके बावजूद भी अगर क्या है, आपकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो उसके पीछे क्या कारण है उसके बारे में कौन बताता है हमें? जो आपका पॉपुलेशन मोमेंटम है या फिर आपका जो जनसांख्यिकीय गति है वो बताती है। इसके बाद क्या है? जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि, नेचुरल इंक्रीज क्या कैसे होता है पॉपुलेशन में वो? तो जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर होता है उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। एक क्वेश्चन और आया था जो आपका प्रीवियस ईयर में, कि जनसंख्या की जो वास्तविक वृद्धि है या एक्चुअल जो ग्रोथ है वो कैसे निकालते हैं? तो जन्म दर और उसके साथ मृत्यु दर और फिर उसके साथ हम प्रवास को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आपका एक्चुअल जो इंक्रीज रेट है वो कहलाता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्या है? जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन ज्योग्राफी में। आप लोगों ने ये देखा भी होगा कि जो आपका पॉपुलेशन ज्योग्राफी है उसमें डेमोग्राफिकल जो मॉडल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उसमें से प्रीवियस ईयर में भी काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं और अभी भी इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना
होती है। तो इसका उपयोग किसी क्षेत्र की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में बदल जाती है, तो उसके बारे में ही बताना क्या है आपका डेमोग्राफी ट्रांजिशन जो थ्योरी है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो डेमोग्राफी ट्रांजिशन थ्योरी के बारे में ये भी पूछा जाता है, ये किन्होंने दी है? तो थॉमसन एंड नोटेस्टिन, ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन्होंने डेमोग्राफी ट्रांजिशन थ्योरी जो है वो दी थी। तो इनमें से सिर्फ नोटिस्टिन आता है तो आपको नोटिस्टिन पर क्लिक करना है, या फिर दोनों आते हैं तो दोनों का सिलेक्ट करना है, थॉमसन और जो आपका नोटिस्टिन है दोनों को। और डेमोग्राफी ट्रांजिशन मॉडल जो है क्या बताता है आपको कि जो फ्यूचर में पॉपुलेशन क्या है, किस तरीके से बढ़ रही है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि अब भारत की जो जनसंख्या है धीरे धीरे कम हो रही है, तो वो किससे निकालते हैं हम? डेमोग्राफी ट्रांजिशन से। या फिर जो आपका एक समय ऐसा रहेगा कि हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रहेगा, यानी जन्म दर भी ज़्यादा रहेगी, मृत्यु दर भी ज़्यादा रहेगी, तो वो फर्स्ट स्टेज में होंगे। दूसरे स्टेज में क्या होगा, जन्म दर उतनी की उतनी ही रहेगी लेकिन मृत्यु दर में गिरावट आ जाएगी। तो इस तरीके से हम 4-5 स्टेज में या मुख्य 3 जो आपकी स्टेजेस हैं उनमें बांटते हैं कि आपका जो क्या है, युवा अवस्था है, प्रौढ़ावस्था है, फिर वृद्धावस्था है। इसके बेसिस पर हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में जो पॉपुलेशन है उसकी भविष्यवाणी करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समुद्र के पानी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आपको बताना है कि जो आपका ओशनिक वाटर है उसके बारे में कौन सा यहाँ पे ठीक है। सबसे पहला इसमें क्या ऑप्शन है, समुद्र के पानी का घनत्व तापमान, दाब और लवणता पर निर्भर करता है। यानी जो आपका डेंसिटी है वो किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर, और जो प्रेशर है उस पर, और उसके बाद क्या है, सैलिनिटी पर। इसमें 3 चीज़ें दी है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पानी के अभिसरण का घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी जो पानी का क्या है, कन्वर्जेंस होता है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है आपके डेंसिटी पर। इसके बाद क्या है, पानी का तापीय विस्तार तापमान में वृद्धि और कमी के साथ बदलता रहता है। यानी जो आपका थर्मल एक्सपेंशन है पानी का या वाटर का, वो क्या करता है, बदलता रहता है, या फिर क्या उसमें या तो वृद्धि होती रहती है, कमी होती रहती है। तो ये एक स्टेटमेंट है। और दूसरा क्या है, मध्य अक्षांशों में अधिक वर्षा के कारण घनत्व अधिक होता है। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दी गई है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, मध्य अक्षांशों में अधिक वर्षा के कारण घनत्व अधिक होता है। दूसरा, क्योंकि मध्य अक्षांशों में अधिक वर्षा नहीं होती है। इसके बाद क्या है आपका दूसरा, ये स्टेटमेंट भी गलत है कि पानी के अभिसरण का घनत्व पर क्या है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। घनत्व पर प्रभाव ऑब्वियस सी बात है पड़ता है। कन्वर्जेंस का जो वाटर पर इफेक्ट है, वाटर की डेंसिटी है उस पर इफेक्ट काफ़ी पड़ता है। इसके बाद यहाँ पे अब 2 स्टेटमेंट जो है वो हमें ठीक लग रही है। यानी क्या है, समुद्र के पानी का घनत्व किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, दाब पर भी डिपेंड करता है और लवणता पर भी डिपेंड करता है। इसके बाद जो आपका ये तीसरा जो स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी पानी का तापीय विस्तार तापमान में वृद्धि और कमी के साथ बदलता रहता है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल पहला और जो तीसरा जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। भारत का आर्थिक क्षेत्र समुद्र तट से कितनी दूरी तक फैला हुआ है? यानी भारत का या इंडिया का जो इकोनॉमिक जोन है वो कोस्ट लाइन से कितनी दूर तक फैला हुआ है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 112 नॉटिकल मील, फिर है 120 नॉटिकल मील, फिर है 200 नॉटिकल मील और फिर है 320 नॉटिकल मील। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो आप जब आपने बाउंड्रीज़ के बारे में पढ़ा होगा या जोन्स के बारे में पढ़ा होगा कोस्ट लाइन के, तो उसमें आपको ये इकोनॉमिकल जोन के बारे में आपने सुना होगा। ये 1994 में क्या है, आपके जोन्स बांटे गए थे किसके द्वारा, नेशनल कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी या फिर UNCLOS के द्वारा इसको बांटा गया था। और इसमें क्या निर्धारित किया गया था कि 200 नॉटिकल मील
मील तक किसी भी देश की जो रेखा है वो क्या होगी, इकोनॉमिकल ज़ोन कहलाएगी या इकोनॉमिक ज़ोन कहलाएगी। तो भारत का भी आर्थिक समुद्र तट कितना दूरी तक फैला हुआ है, 200 नॉटिकल मील तक फैला हुआ है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं, जो किस में आए थे, आपके जनवरी 2022 की जो सेकंड शिफ्ट है उसमें आपके आए थे। तो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका, कौन सा गुणात्मक अनुसंधान पुष्टिकरण को बढ़ावा देने के लिए उपयोगी है। यहाँ पे क्वालिटेटिव की बात की गई है, क्वांटिटेटिव की नहीं। यानी क्वालिटेटिव के बारे में कौन सा बताता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या है, सहकर्मी समीक्षा, इसको क्या कहते हैं, पीयर रिव्यू कहते हैं। पीयर रिव्यू कोई भी गुणात्मक अनुसंधान नहीं होता है। तो ये पहला तो कट जाएगा, बिल्कुल भी सही नहीं है। दूसरा क्या है ऑप्शन इसमें, त्रिभुजन विधि, ट्रायंगुलर मेथड। तीसरा क्या है इसमें, विस्तारित क्षेत्र कार्य या फिर एक्सटेंडेड फील्ड वर्क, ये भी नहीं है क्योंकि फील्ड वर्क में हम डाटा कलेक्ट करते हैं, वो स्टैटिस्टिकल हो जाता है। त्रिभुजन विधि भी क्या है, स्टैटिस्टिकल हो जाती है, तो वो क्या है आपकी क्वांटिटेटिव बन जाती है, क्वालिटेटिव नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे रैंडम वैलिडेशन ऑफ असाइनमेंट या फिर कार्य का यादृच्छिक पुष्टिकरण क्या है आपका, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड कहलाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे गुणात्मक अनुसंधान पुष्टिकरण को बढ़ावा देने के लिए जो उपयोग की जाती है विधि वो कौन सी है, कार्य का यादृच्छिक पुष्टिकरण, या जो हमारा जो फंक्शंस है उनको हम क्या करें, रैंडमली डिवाइड कर दें, वो क्या कहलाता है आपका गुणात्मक अनुसंधान के पुष्टिकरण को बढ़ावा देता है। तो ये थे क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके नेट जेआरएफ एग्ज़ाम 2022 में जून में पूछे गए थे। और इसी प्रकार के जो और भी क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो हमारे साथ बने रहिए, और अभी तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे एचके अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो आपके अदर जो फ्रेंड्स हैं जो ज्योग्राफी से हैं और बेसिकली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और उनको कहीं से मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आप लोग यहाँ से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले, और बेल आइकन का दबाना ना भूलें, ताकि आपको जब भी हम अपनी वीडियो को अपलोड करें तो आप लोगों के पास वो तुरंत पहुँच जाए। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे एचके अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।